मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स के बारे में आज हम लोग पार्ट 1 यहाँ पर डिस्कस करने के लिए जाएंगे और इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। और 10th क्लास में तो ये नाम है रियल नंबर्स, लेकिन फिर और अलग अलग क्लासेस में इसका नाम अलग अलग रहता है। किसी में नंबर सिस्टम रहता है, किसी में होल नंबर्स रहता है, किसी में इंटीजर्स रहता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक थ्योरी से। तो रियल नंबर्स में आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले नंबर्स के बारे में कि नंबर्स होता क्या है पहले। तो नेचुरल नंबर्स सबसे पहले आता है। नेचुरल नंबर आप लोग भी जानते होंगे क्या होता है। तो नेचुरल नंबर्स में होता है, हिंदी इसका कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? नेचुरल नंबर्स जो काउंटिंग नंबर्स होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है। हमारा 1 से जो नंबर स्टार्ट हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 25 इन्फिनिटी, यानी कि अनंत तक अगर संख्याएँ बढ़ जाती है अगर 1 से स्टार्ट होकर, तो उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है उसको। और इसको n से डिनोट किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाय n। इसको n से हम लोग डिनोट करते हैं। दूसरा है आपका होल नंबर्स, जिसको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यहाँ तो मेरा गिनती 1 से स्टार्ट है, लेकिन जीरो का आविष्कार, जीरो का खोज बाद में हुआ। तो हमारा फिर पहले तो हमारा 9 ही डिजिट था, 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट था। अब जीरो का खोज हो जाने के बाद, जीरो के आ जाने के बाद हमारा संख्याओं की अब पूरा कंप्लीट हो गया। तो संख्याएँ कंप्लीट होने के बाद अब ये पूर्ण संख्याएं पर कहलाए होल नंबर्स। तो जो संख्याएं जीरो से लेके अनंत तक जाती है, 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 इन्फिनिटी तक जाएगी, लेकिन जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं होल नंबर्स का नाम दे दिया गया उसको। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? W से डिनोट किया जाता है। और फिर आगे जाके फिर कैटेगराइज किया गया नंबर्स को कि और अपने सुविधा अनुसार किस किस तरह से किया जाए। तो आगे जाके एक नंबर बना लिया गया इवन नंबर्स, उसी संख्याएं में से बांटकर सम संख्याएं, जिसको हिंदी में कहते हैं सम संख्याएं। तो वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, पूरा पूरा कट जाता है आपका, उसको हम लोग इवन नंबर्स का नाम दे दिए। जैसे 2 4 6 8 10 100 1000 2 4 6 8 4 5 6 2 2 4 4 8। तो जिसके लास्ट में मेरा 2 4 6 8 आता है वो इवन नंबर होता है। वो 2 से पूरा पूरा क्या होता है? कट जाता है। उसको हम लोग कहते हैं इवन नंबर्स या फिर सम संख्याएं। अब है ऑड नंबर्स के बारे में पढ़ने के लिए। तो विषम संख्याएं इसको कहते हैं हिंदी में। तो वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा पूर्ण विभाजित नहीं हो पाती है, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे हो गया एग्जाम्पल में 3 5 7 9 11 13 15 205 61 71 81 99। देखने को पता चल रहा है कि इसके लास्ट में मेरा कोई इवन नंबर है नहीं, इसलिए ये क्या होगा? 2 से मेरा कटेगा नहीं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? ऑड नंबर्स कहा जाता है, इसको विषम संख्याएं कहते हैं। फिर यहाँ पर और आगे आ गया कि नंबर्स को अगर हमको बढ़ाना हो तो जोड़ना पड़ता है, जाहिर सी बात है। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इस तरह से प्लस करके हम आगे की संख्याओं को लिखते हैं। अगर हमको पीछे की संख्याएँ अगर लिखना तो हम क्या करेंगे? तो माइनस किया जाता है उससे। तो वैसी संख्याओं को क्या क्या कहते हैं? तो जितने भी आपका निगेटिव होता है और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, उसको हम लोग इंटीजर्स का नाम दे दिया। उसको क्या नाम दिया गया? इंटीजर्स का नाम दे दिया गया। तो यहाँ पर जो 0 से लेकर 0 के बाद वाला जो संख्या होता है वो सब प्लस में जाता है। इधर वाले संख्याओं को हम लोग पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं, यानी कि धनात्मक संख्याएँ कहते हैं। इसको हम लोग धनात्मक संख्याएँ कहते हैं, इधर वाले को। और 0 से पहले वाले संख्याओं को नेगेटिव कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स इसको कहा जाता है। इसको ऋण संख्याएं कहते हैं, ऋणात्मक संख्याएं इसको कहा जाता है इधर वाले को। तो जितना भी धनात्मक संख्या, जितना भी नेगेटिव इंटीजर्स, जितना भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, सबको क्या इंटीजर्स का यहाँ पर नाम दे दिया गया। इस तरीके से इसका किया गया कैटेगराइज। और भी आप कैटेगरी है, इसके आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर से हमारा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को प्राइम्स भी कहा जाता है। इसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्याएं या फिर ऋण संख्याएं कहा जाता है। तो यहाँ पर है कि वैसे नंबर्स जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। या तो वो संख्या 1 से कटेगा या तो वो संख्या क्या होगा? खुद से कटेगा। तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन से आप संबंधित रहेगा। जैसे हो गया 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53, इस तरीके से रहेगा ये। जैसे 2 है हमारा, तो 2 जो नंबर है वो या तो 1 से कटेगा या फिर 2 से कटेगा, और किसी भी संख्या से वो नहीं कट सकता है। इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? प्राइम नंबर्स कह सकते हैं। अब 3 जो है हमारा 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, और किसी संख्या से नहीं कट सकता है।
17 जो है वो 1 से कटेगा, फिर 17 से कटेगा, और किसी संख्या से नहीं कट सकता है। ठीक उसी प्रकार से 37 है, 41, 14। तो वैसे नंबर्स जिसका वो या तो 1 से कटे या फिर खुद से कटे, तो वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब है दूसरा कंपोजिट नंबर्स और कंपोजिट्स यानी भाज्य संख्याएं, उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं या फिर यौगिक संख्याएं कहते हैं। यहाँ पे कंपोजिट्स होगा। तो द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसका यहाँ पर 2 से अधिक फैक्टर हो उसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे हो गया आपका 4, 6, 8, 9, 10, 1 to 12, 14, 15, फिर 18, 17, 50, 100, 105, 1005 एक्सेट्रा, इसी तरह से आगे वो बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग गौर कर रहे हैं कि 2 का कितना फैक्टर है, वो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 6 भी उसी प्रकार से 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो इसका यहाँ पर 2 फैक्टर से अधिक हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, कंपोजिट नंबर्स का नाम दिया गया है। इसको कंपोजिट्स भाज्य संख्याएं पर यौगिक संख्याएं इसको कहते हैं। उसी प्रकार से 14 है, 15 है, 18 है, 70, सब का यहाँ पर 2 फैक्टर से, यानी कि वो 1 से कटने के साथ साथ, खुद से कटने के साथ साथ दूसरे नंबर से भी अगर कट जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब है रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं किसको कहते हैं। तो वैसी संख्याएं, द नंबर्स विच कैन बी रिटेन एज द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब वैसी संख्याएं जिसको हम लोग p/q में प्रकट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं उस रूप में। और जहां पर मेरा q यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो q इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, ऊपर में 0 हो सकता है, आपका 0 ऊपर में हो सकता है क्योंकि इसका लास्ट में आंसर आता है 0, लेकिन नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल है 2/3, 4/5, 7/2, -4/5, -8/5, 1.1/2, -4.2/5, 0/5। इस तरीके से हम लोग इसको परिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि ये सब p/q के फॉर्म का है, p/q के फॉर्म का है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर्स हैं। और जितना हम लोग आगे पढ़ें, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब क्या आता है, रेशनल नंबर में आता है। रेशनल नंबर में इसलिए आता है क्योंकि इस नंबर को हम लोग जितना ही पढ़े, यहाँ पर नेचुरल नंबर हो गया आपका, नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर या फिर आपका इवन नंबर या फिर ऑड नंबर या फिर प्राइम नंबर आप कहिए, या फिर आप कहिए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, सभी को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर के एक एग्जांपल है, मान लिया जाए 5, तो 5 के नीचे तो 1 छुपा हुआ है, तो ये p/q का फॉर्म का हो गया, इसलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर का। उसी प्रकार से होल नंबर्स में कोई संख्या उठा लेंगे, 7, 7/1 यानी कि 7 के नीचे 1 छुपा हुआ है, तो उस प्रकार से क्या हो गया हमारा ये। इवन नंबर्स को, ऑड नंबर्स को उसी तरीके से लिख सकते हैं। प्राइम नंबर क्या है, एक प्रकार से प्राइम नंबर भी एक प्रकार से नेचुरल नंबर में आ जाता है, इसलिए सब क्या रेशनल नंबर, तो जितना भी नेचुरल नंबर है, जितना भी होल है, इवन है, ऑड है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, सब वो क्या हो सकता है, वो रेशनल नंबर में हो सकता है, क्योंकि इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इससे ऊपर वाला मैं मिटा देता हूँ थोड़ा। तो रेशनल नंबर क्या है और इसका यहाँ पर क्या हो सकता है, इसका प्रॉपर्टी, इसका क्या हो सकता है प्रॉपर्टी। रेशनल नंबर का एक प्रॉपर्टी होता है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, मान लिया जाए इसका डेसिमल एक्सपेंशन जैसे हो गया, मान लिया जाए 5/2 है, तो इसको जब हम डेसिमल एक्सपेंशन अगर करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाना चाहिए, 2.5 होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए 37 है आपका, इसको हम अगर 2 से अगर भाग देना है, डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा, 1 बार में लगेगा, 17 लगेगा आपका, कितने बार में, 8 बार में, फिर 1 निकलेगा 10, यानी 18.5। तो रेशनल नंबर का एक गुण होता है कि रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसका हम डेसिमल एक्सपेंशन जब करेंगे तो वो कुछ समय के बाद वो नंबर क्या होता है, कट जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं शांत दशमलव। हिंदी में क्या कहते हैं उसको, शांत दशमलव कहते हैं। इसका जो एक्सपेंशन होता है वह कुछ संख्या, कुछ डेसिमल एक्सपेंशन के बाद वो कट जाता है, उसको हम रेशनल नंबर यहाँ पर कहते हैं, इसके प्रॉपर्टी में है। तो वैसा डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, इसका टर्मिनेटिंग होता है, मतलब शांत होता है।
टर्मिनेटिंग को हम लोग हिंदी में कहते हैं शांत। मतलब ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, शांत दशमलव में होता है। डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, इसका प्रॉपर्टी है एक कि जब हम लोग काटेंगे तो इसका क्या होगा, कुछ समय बाद, कुछ डेसिमल के बाद वो कट जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन को शांत दशमलव। दूसरा यह भी हो सकता है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वह अशांत भी होता है। डेसिमल एक्सपेंशन अगर मेरा नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए, रिपीटिंग। तब वो क्या होगा, फिर से मेरा अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग के नॉन टर्मिनेटिंग के साथ, टर्मिनेटिंग है तो वो तो मेरा प्रॉपर्टी उसका है ही, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग होना चाहिए, वो रिपीट करना चाहिए संख्या। जैसे हमारा मान लिया जाए 20 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 6 कितना हो जाएगा 18, फिर यहाँ पर 2 निकलेगा हमारा, फिर काटेंगे 3 6 18, फिर निकलेगा यहाँ पर 2, फिर से हम काटेंगे, तो इस तरीके से क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। तो वैसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कि क्या होता है, रिपीट करे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये पूरा पूरा हमारा विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, अशांत। नॉन टर्मिनेटिंग को हिंदी में हम लोग कहते हैं अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि अशांत दशमलव। तो 6.666 ये इस तरह से मेरा क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो रिपीट करने वाला संख्या भी क्या होता है मेरा, वो रेशनल नंबर का एक गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है, इस तरीके से रिपीट करेगा। और रिपीट करने को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, अगर हमको 6.6 है, बहुत सारा रिपीट कर रहा है नंबर 6 बार बार, तो यहाँ पर हम बार से दिखाते हैं। 6.6 का मतलब है रिपीट करना, या फिर डॉट से भी दिखाया जाता है, 6.6 डॉट, यहाँ पर ऊपर में डॉट दे दिया जाता है। इसको दिखाने का तरीका है, रिपीटिंग को दिखाने का तरीका होता है डॉट से या फिर बार से, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, अब है आपका नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, जिसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, तो वैसे संख्याओं को जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और जहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वैसे संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर का नाम दिया गया, उसको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2 यानी कि जिसका रूट नहीं निकले पूरी तरह से इसका कंप्लीट रूट यहाँ पर है, जैसे 4 का √4 का मेरा क्या होता है, कंप्लीट रूट निकल जाता है, इसका 2 हो जाएगा, तो ये तो मेरा हो जाएगा रेशनल नंबर, ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, रेशनल p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर √2 √3 √5 √7 पूरा यहाँ पर इसका नहीं निकल सकता है, -√5/3, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, p से। तो ये सब क्या है, मेरा इरेशनल नंबर कैटेगरी में आता है। और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है आपका, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन मेरा क्या था, टर्मिनेटिंग था, और दूसरा क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग था। तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ यानी कि अशांत दशमलव हो, लेकिन अगर रिपीट करता है तो उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है आपका इरेशनल नंबर का, वो मेरा नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, यानी कि अशांत तो रहेगा, अशांत दशमलव के साथ साथ वो रिपीट नहीं करना चाहिए। नॉन रिकरिंग मीन्स रिपीट नहीं करने वाला, या फिर नॉन रिपीटिंग। रेशनल नंबर में रिपीट करता था, लेकिन इसमें क्या है, नॉन रिकरिंग है, नॉन रिपीटिंग, इसमें रिपीट नहीं करेगा। रेशनल नंबर में 3.666 इस तरीके से आ रहा था, लेकिन इसमें यहाँ पर क्या है, √2 का जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो 1.4142135, यानी कुछ के बाद यहाँ पर कुछ आता रहेगा नंबर्स, वो खत्म नहीं होगा, वो कटेगा नहीं, इस तरीके से अलग अलग नंबर्स आएगा, रिपीट भी नहीं करेगा, यानी नॉन रिपीटिंग होता है। तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहा जाता है। अगर √3 का स्क्वायर रूट अगर निकाला जाए तो 1.73205008 इस तरीके से वो आता चला जाएगा, रिपीट नहीं करेगा। तो नॉन रिपीटिंग हो गया डेसिमल एक्सपेंशन, इसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। अब पाई भी एक इरेशनल नंबर ही होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो 3.1459265 एटसेट्रा इस तरीके से, यानी रिपीट नहीं कर रहा है, हर बार हम लोग देख रहे हैं, तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर का नाम दे दिया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स क्या होता है आपका, रियल नंबर्स क्या होता है, वास्तविक संख्याएं जिसको हम लोग कहते हैं। तो रियल नंबर्स के बारे में हम लोग अब जान लेते हैं कि रियल नंबर्स होता क्या है।
वास्तविक संख्याएं। तो रियल नंबर्स उसको कहते हैं जो क्या होता है, जितना भी अभी तक हम लोग पढ़े हैं नंबर्स, वो सब क्या आता है, रियल नंबर्स में आता है। वो सब जो आता है वो किस में आता है, रियल नंबर्स में आता है। क्योंकि रियल नंबर्स जो हमारा होता है, जितना भी रेशनल नंबर होता है और जितना भी इरेशनल नंबर आपका होता है, सब को मिलाकर उसके सेट को रियल नंबर्स कहते हैं। तो ये क्या होता है, इट इज द सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड ऑल इरेशनल नंबर, ऑल इरेशनल होता है। ठीक है, तो जितना भी आप रियल नंबर, ऑल नंबर्स हैं, ऑल रेशनल नंबर पढ़े हैं और जितना भी इरेशनल नंबर पढ़े, सब किस कैटेगरी में आता है, रियल नंबर्स में आता है। इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड ऑल इरेशनल नंबर्स, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। तो रेशनल नंबर में आपका क्या क्या आ सकता है, इधर मैंने लिख दिया है रेशनल नंबर और इधर लिख दिया है आपका इरेशनल नंबर। दोनों को मिलाकर दोनों के समूह को हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर्स में क्या क्या आ जाएगा, पहला आपका नेचुरल नंबर आ सकता है, नेचुरल नंबर। दूसरा आपका होल नंबर्स भी आएगा, फिर इवन नंबर भी आ जाएगा, फिर ऑड नंबर भी आ जाएगा, फिर प्राइम नंबर हम लोगों ने पढ़ा है वो भी आ जाएगा, फिर आपका कंपोजिट नंबर पढ़ा है वो भी आ जाएगा, है ना, फिर इंटीजर्स पढ़ा था वो भी आ जाएगा। और क्या पढ़े थे, इतना ही पढ़े थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर्स। तो सब हमारा रेशनल नंबर आता है। और इरेशनल नंबर में आपका क्या आ जाएगा, जितना स्क्वायर रूट वाला है, जो पूरा पूरा नहीं निकलता, √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, इस तरीके पाई हो गया, और -√5/3, क्योंकि ऊपर वाला नहीं निकलेगा तो इससे डिवाइड करने से कुछ तो है नहीं, वो मेरे क्या है, इरेशनल नंबर -√5/3। तो इतना जो भी तरह का है तुम्हारा √5 वाला, √3 वाला, √2, √5, √7 सब क्या होता है, इरेशनल नंबर में आता है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों के समूह को मिलाकर ही वास्तविक संख्या होता है, वो रियल नंबर्स हमारा होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के बारे में। हम लोग अब इसके बारे में पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है और डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डिवीजन का मतलब होता है भाग लगाना, और एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। एल्गोरिथम क्या होता है, एक वेल डिफाइंड किसी हल को, किसी सॉल्यूशन या किसी प्रॉब्लम को हल करने का एक वेल डिफाइंड क्या होता है, स्टेप्स होता है। एंड एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए प्रोसीड्यूर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एक खास समस्या को हल करने का एक तरीका होता है, उसको हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे एल्गोरिथम में क्या है, मान लीजिए 49 को अगर हमको डिवाइड करना है 12 से, तो 12 का पहाड़ा हम लोग पढ़ते हैं, 12 चौक 48, 4 में हम लगाए और यहाँ पर रिमाइंडर बच गया। तो क्या है, इसको एक निश्चित यहाँ पर विधि दिया गया है कि इस तरीके से हम लोग पहले पहाड़ा पढ़ते हैं, फिर उसका रिमाइंडर निकलता है। तो ये मेरे वेल डिफाइंड क्या स्टेप्स यहाँ पर डिफाइंड है, किसी काम को करने के लिए वेल डिफाइंड स्टेप्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, और ये एल्गोरिथम शब्द है एक पर्शियन मैथमेटिशियन जिनका नाम है अल ख्वारिज़मी, उनके नाम पर यह एल्गोरिथम शब्द आया है। और इनफैक्ट इवन द वर्ड अलजेब्रा, अलजेब्रा एक ऐसा शब्द जो कि हम लोग को आगे पढ़ना है, तो इनके द्वारा जब किताब लिखा गया था, ही रोट कॉल्ड हिसाब अलजबरा व अल मुकाबला। तो ये किताब से अलजेब्रा के बारे में यहाँ पर इसको बताया गया, यहाँ पर फ्रॉम अ बुक ही रोट कॉल्ड हिसाब अलजबरा व अल मुकाबला। तो ये अलजेब्रा शब्द जो है वो इस किताब से यहाँ पर लिखा, अलजेब्रा के बारे में इस किताब में यह लिखा हुआ, जो कि एनसीईआरटी बुक में बहुत ही अच्छा से डिफाइन किया गया, ये सब आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर से। और लेमा क्या होता है, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। तो लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसके सहारे मैं दूसरे कथन को साबित करता हूँ कि अगर कोई कंडीशन यहाँ पर दिए हुए है और एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन को हम लोग साबित करेंगे, तो जो पहला कंडीशन दिए हुए है उसको हम लोग क्या कहेंगे, लेमा का नाम दिया जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। एक सिद्ध कथन को जिसके सहारे में दूसरे कथन को सिद्ध करता है उसको हम लोग लेमा कहते हैं। तो यूक्लिड क्या है, अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मतलब यूक्लिड जो व्यक्ति इस थ्योरम को दिए हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो उन्हीं के नाम पर यहाँ पर रखा गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड कौन है, फादर ऑफ ज्योमेट्री इनको कहा जाता है, क्योंकि ये ज्योमेट्री में बहुत काम किए थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर
वैसे भी जो चीज़ जिसका आविष्कार करता है वैसे उसका नाम सम्मान में दे दिया जाता है। तो यूक्लिड क्या फादर ऑफ ज्योमेट्री है। यूक्लिड का भाग लेमा हम लोग पढ़ेंगे। यूक्लिड का भाग लेमा क्या होता है, तो किसी भी दो संख्याओं का एसएफ निकालने का लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है। ये किसी भी दो संख्याओं का लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम लोग एसएफ कैसे निकाले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाले, हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में। तो पहले हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते थे, एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, 5वां 6वां 7वां 8वां। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मान लीजिए कि हम लोग को निकालना है 9 का और 18 का हमको निकालना है अगर एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है ये कौन कौन से नंबर से कट रहा है आपका, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका फैक्टर कहते हैं। और उसका फिर हमको कॉमन निकालना पड़ता है। तो यह हमारा 1 से भी कट रहा है, आपका 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। ये किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है, आपका 3 से कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। और किससे कट रहा है, आपका 18 से भी कट रहा है। तो अब हम लोग कॉमन लगाया करते थे, एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन लगाना पड़ता था। ये कॉमन हो गया 1, 3 भी कॉमन हो गया हमारा, 9 भी कॉमन हो गया हमारा, और क्या है कॉमन, और कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं 9 18 का एचसीएफ कहेंगे, जो दोनों में मेरा सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ऐसे तो कॉमन मेरा 3 भी है 9 भी है, तो लेकिन हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट हमारा 9 है, इसीलिए एचसीएफ जो हो जाएगा वो मेरा 9 और 18 का क्या होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरा 9। इस तरीके से हम लोग निकालते थे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड, मतलब लॉन्ग तरीके से कैसे निकाला जाता है। इस मेथड के सहारे हम लोग आज ये पढ़ेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, यानी कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा का इस्तेमाल करके हम लोग इसका निकालते हैं। तो किसी भी दो नंबर्स के लिए यहाँ पर डिफाइन किया गया था। तो यह दो धनात्मक संख्याओं के लिए दिया गया था कि फॉर 2 पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी अगर ऐसा हो, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए यहाँ पर क्यू के लिए देयर यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याएं, अगर इस चीज़ को अगर हम लोग क्या करना, हमको भाग अगर लगाना है, ए को भाग लगाना है किससे, ये फॉर्म है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस मेरा आर। तो ये मेरा बी क्या होता है, बी होता है मेरा डिवाइजर जिससे भाग दिया जाता है, और ए होता है हमारा क्या, डिविडेंड जिसको भाग लगाया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़े थे पहले, जैसे मान लीजिए 5 से अगर डिवाइड करना हो 19 को, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, तो 3 बार में हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, 9 में से 5 जाएगा 4, ये आ गया। तो जिससे भाग लगाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं डिवाइजर, इसको हिंदी में कहते हैं भाजक या विभाजक। और ठीक जो बीच वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड कहते हैं यानी कि भाज्य कहा जाता है। और जो मेरा आंसर आता है वो भागफल कहलाता है, भागफल कहलाता है। ये इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भागफल और इंग्लिश में कहते हैं क्वोशिएंट। और ये मेरा क्या, रिमाइंडर होता है, ये हमारा रिमाइंडर होता है जिसको हम लोग हिंदी में शेषफल कहते हैं। तो हम लोग को अगर निकालना हो अगर डिविडेंड यानी कि ठीक बीच वाला, तो हम लोग क्या करते हैं, डिविडेंड निकालने के लिए हम लोग यही ना करते हैं कि डिवाइज़र को गुना किया जाता है किससे, भागफल से, यानी क्वोशिएंट से गुना करके फिर हम लोग यहाँ पर रिमाइंडर जोड़ देते हैं। तो सेम प्रक्रिया हमारा यहाँ पर है कि अगर ए कोई संख्या है, ए और बी मेरा धनात्मक पॉजिटिव नंबर्स के लिए यहाँ पर है, तो ए को जब हम लोग बी से डिनोट करेंगे, बी यहाँ पर क्या है मेरा, बी हमारा डिवाइजर है, किसको हम लोग भाग लगा रहे हैं, ए को भाग लगा रहे हैं। तो 19 ये क्या है, डिविडेंड हो जाएगा एक प्रकार से, ए भी एक डिविडेंड हो जाएगा, डिवाइजर ये हो जाएगा। और क्यू क्या है मेरा, भागफल है, इसको हम लोग क्वोशिएंट का नाम देते हैं, क्वोशिएंट, इसको क्वोशिएंट कहते हैं। और ये आर मेरा क्या है, रिमाइंडर, ये सबको समझ लेना अच्छे तरीके से। और हमारा जो यहाँ पर आर होता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर जो होता है, ये जो मेरा 4 यहाँ पर दिया गया है, वह डिवाइजर से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा। अगर बड़ा होगा तो फिर से इसको और आगे डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर जो होता है मेरा 0 से बड़ा होगा या हार्डली 0 के बराबर हो सकता है। और बी से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, यानी कि डिवाइजर से जिससे भाग लगा रहे हैं उससे हमेशा क्या होगा, हमारा नंबर ये छोटा ही होगा।
तो ये हो गया इसका थ्योरम, जिसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसके सहारे हम दो नंबर का एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो हम लोग देख। यह क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक से है रिलेटेड। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। हम लोग को अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाना है एचसीएफ निकालने के लिए। पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.1 से 135 और 225 का निकालना है, 196 और 38 और 220 का, 8, 6, 7 और 255। तो इसमें से मैं एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लूंगा और बाकी आप दोनों को दो क्वेश्चन को आप लोग को बना लेना है। तो मैं ये वाला देखता हूं बनाने का। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, 8, 6, 7 एंड दिए हुए 255। तो पहले हम लोग छोटा नंबर हम लोग यहाँ पर चुनते हैं। यहाँ पर दो नंबर है, ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हम लोग क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर का जो मेरा मान होता है वो क्या होता है, मेरा हमेशा बी से मेरा छोटा होता है। अब हम क्या करेंगे, बी से हम लोग यहाँ पर भाग देंगे, पहले छोटा वाला को भाग दिया जाता है, छोटा वाला से भाग दिया जाता है 8, 6, 7 को, बड़ा वाला को बीच में रख लेना है यहाँ पर। तो हम लोग क्या लगाएंगे, 3 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 3 दूना का 6, हाँ 3 बार में यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि 4 बार में लगता है कि ज्यादा आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 बार में लगाएंगे। तो 5 3 15 के पास हाथ में चाहे, 5 3 15, 15 1 16 के साथ में चाहे, और कितना हो जाएगा, 3 दूना का 6 और 1 7। तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, फिर 6 में से 6 जाएगा तो 0, फिर 8 में से आ जाएगा तो 1। ये 3 बार में हमारा लग गया है। अब तो ये लग नहीं सकता है 255, क्योंकि ज्यादा हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, 102 से फिर से इस चीज को हम लोग को डिवाइड करना है। एचसीएफ निकालने के लिए ये उन्होंने कहा था कि अगर आपका रिमाइंडर अगर बच जाए तो फिर से हम लोग जिससे पहले डिवाइड किए थे वो नंबर हमारा अब यहां पर आ जाएगा, और यह प्रक्रिया तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ जाए। जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आता है, आपका आंसर समझिए कि आ गया। अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे कितने बार में, 102 यानी कि 204। 204 हम लोग लगा सकते हैं कितने बार में, 204 हमारा लग जाएगा यहाँ पर 2 बार में। फिर 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा आपका, फिर 5 का यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये वाला कट जाएगा। और फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 51 से फिर से हमको क्या करना है, 102 को फिर से हम यहाँ पर ले लेंगे, क्योंकि अभी तक मेरा शून्य नहीं आया। अब 51 के टेबल में 2 बार में 102 मेरा आ जाता है, ये पूरा आपका खत्म हो गया। तो जैसे ही मेरा रिमाइंडर, यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं, रिमाइंडर जैसे ही 0 होता है, मेरा प्रक्रिया क्या करना है, अंत कर देना है, यहाँ पर साबित हो गया। तो ये आपका आंसर आ जाता है, ये जो इससे पहले हम डिवाइड किए 51 से। तो हमारा क्या निकल जाएगा, इस चीज को हम लोग इस तरीके से, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8, 6, 7 को हम लोग को डिवाइड करना है किससे, हम लोग को डिवाइड करना है 255 से। तो 255 से डिवाइड करना है, यहाँ पर हम लोग ये सब साइड में डिवाइड करके यहाँ पर लिख सकते हैं। 3 से गुना करने पर प्लस रिमाइंडर मेरा कितना आया था, 102 मेरा रिमाइंडर आया था। अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहां पर लिखेंगे डिविडेंड के रूप में। फिर किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, 102। तो इस 102 को यहां पर लिखना है 102 गुने कितने बार में लगाए हैं, 2, प्लस रिमाइंडर कितना बचा, फिर से 51 बचा। फिर 102 को हम लोग यहां पर उतारेंगे, 102, फिर 102 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, इसे 51 से डिवाइड करेंगे। तो 51 दूना का इतना। तो शेष मेरा यहाँ पर रिमाइंडर जब 0 आ जाए तो प्रक्रिया का अंत कर दिया जाता है। और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 8, 6, 7 एंड 255 इज इक्वल टू 51। ये दोनों का मेरा एचसीएफ कितना आ गया है, 51। ये दोनों प्रक्रिया एक ही तरह का है। इस चीज को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड दिया गया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के सहारे हम लोग को बनाना है। तो इस चीज को साइड में करके इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन को और आपको ये क्वेश्चन को खुद से बना लेना है। एक क्वेश्चन मैंने डील कर दिया था, दोनों से तीनों से तरीके से बनेगा, ठीक है। हम लोग अब एनसीईआरटी का ही सॉल्यूशन पर देखेंगे, इसके आगे वाला यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। यहाँ पर 365 और 12450 का हमको एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया ए, इसको हम लोग बी मान लेते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से
और आर का मान 0 से ठीक मेरे बी के बीच में होता है। ये मेरा है यहाँ पर 12,450 को हम लोग को डिविडेंड है, यानी कि इससे हमको डिवाइड करना 365 से। तो कितने बार में लगा सकते हैं यहाँ पर हम लोग 12,450 को हम लोग जब डिवाइड करेंगे 365 से तो 3 बार में हम लोग लगा सकते हैं। तो 5 3 15 की 5 हाथ में बचा 1, 6 18 18 19 के हाथ में बचा 1, 3 3 9 1 10, 5 में से 5 जाएगा 0, 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचा यहाँ पर मेरा 150। अब हम क्या करेंगे, अभी पूरा पूरा नहीं कटा इसलिए हम 1 0 और ऊपर से उतारेंगे। फिर 3 5 15, 5 बार में तो ज़्यादा हो गया, तो फिर हम क्या लगाएंगे 4 बार में लगा सकते हैं। तो 5 चौक 20 की 0 हाथ में जो 2, 6 चौक 24, 24 2 26 की 6 हाथ में बचा 2, 4 3 12, 12 2 14। फिर यहाँ पर घटने के बाद आएगा 10 में से 6 जाएगा तो 4। अब हम 40 से लास्ट में डिवाइड करें क्योंकि मेरा ये अब रिमाइंडर आ गया। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स के अनुसार मेरा क्या होता है 40 से जब मेरा रिमाइंडर आ जाएगा तो अब हम 40 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक ऊपर वाले को। तो इसको हम डिविडेंड मानकर इससे हम क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे। तो ये लग जाएगा आपका 9 बार में, 9 चौको 36 360 बिल्कुल सही। 5 ये हो गया क्रॉस। अब हम 5 में रिमाइंडर बच गया, फिर से क्या करेंगे हम 40 को डिवाइड करेंगे। 40 कितने बार में आपका लग जाएगा, ये लग जाएगा आपका 8 बार में। तो जब रिमाइंडर जब मेरा 0 आ जाता है, रिमाइंडर यहाँ पर कुछ बचा नहीं, यानी कि क्या बचा है यहाँ पर मेरा 0 बचा है। जब रिमाइंडर मेरा 0 आ जाता है तो क्रिया का क्या करते हैं हम लोग अंत कर देते हैं और फाइनल आपका आंसर आ जाता है ये वाला। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। 34 बार में क्या कर दिया था हम लोगों ने, भाग दिया था। रिमाइंडर मेरा पर कितना बचा था, रिमाइंडर मेरा पर 40 बचा था। अब इस 365 को क्या कर देंगे हम यहाँ पर बुला लेते हैं 365 को, और इस 40 से डिवाइड करना पड़ता। फिर 40 को मैंने लगाया था 9 बार में, फिर से मेरा रिमाइंडर पर बच गया था 5। फिर से इस 40 को क्या करेंगे यहाँ पर हम बुला लेते हैं 40, फिर 5 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 5 40। लास्ट में जब मेरा रिमाइंडर 0 आता है तो प्रक्रिया का क्या कर दिया आता है कर देंगे, क्या आ गया, चूँकि मेरा रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया, हो गया है बिकम्स 0, इसलिए प्रक्रिया क्या कर देंगे हम लास्ट कर देंगे। वो रिमाइंडर जब मेरा 0 आता है तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 5, यही वाला मेरा आंसर हो जाता है। इसलिए लिखेंगे हम HCF ऑफ 365 एंड 12,450 का HCF कितना आ गया हमारा 5 आ गया। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसका। इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पर। HCF नहीं, B इज इक्वल टू यहाँ पर AC दिए हुए हैं, देन B इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ A हो जाएगा। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से भरना है। तो जैसे कि यहाँ पर होता है 9 जो है मान लिया जाए तो 3 × 3 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 9 को। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो मेरा 9 है वह 3 का क्या है, वह एक मल्टीपल है। तो यहाँ पर यही यहाँ पर दियो B इज इक्वल टू मेरा अगर AC है तो A का ये B को हम लोग क्या कहेंगे, B इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ A हम भर सकते हैं। तो A का क्या हो जाएगा, एक प्रकार से मल्टीपल वो कहला सकता है। अब है डिवीजन एल्गोरिथम बराबर A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस मेरा R दियो, A का मान 72 दियो, B का मान 9 दियो और Q का मान मेरा 8 दियो, तो R का मान निकाले। तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ हम वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर मेरा निकल जाएगा। A का मान 72 दिए हुए हैं और B का मान दिए हुए 9 और Q का मान दिए हुए 8 और रिमाइंडर का मान नहीं दिए हुए। ये हो गया 72, ये हो गया 72 प्लस R, इसलिए R का मान कितना हो जाएगा 72 माइनस 72 बराबर 0। ठीक है, बहुत ईजी है। अब A बराबर बी क्यू प्लस R है, यहाँ पर B का मान 4 है, Q का मान 5, R का मान 1 है। तो यहाँ पर फिर से हमको क्या निकालना है, A का मान निकालना है। तो B का मान इतना, Q का मान 5 और रिमाइंडर का मान 1 है। तो 4 5 20, 20 और 1 21, बहुत ईजी था। तो इस तरह का सवाल बहुत ही हल्का है कि मान दिए रहेगा और हमको आंसर निकाल लेना।